नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर अररिया से, जहां एसपी आवास के पास बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने 1.25 करोड़ से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये लूट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में हुई है। 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक खुलते ही बैंक में धावा बोल दिया और लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इस वक्त तमाम पुलिस अधिकारी बैंक में पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, लेकिन अपराधियों को लेकर किसी तरह की जानकारी अभी हाथ नहीं लग पाई है। बताया जा रहा है जो यहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे थे, उसका डीवीआर भी ये अपराधी अपने साथ लेकर चलते गए, जिस वजह से अब आसपास के इलाकों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। अपराधियों ने बैंक मैनेजर सहित अन्य स्टाफ को बंधक बनाया और बैंक के शटर को गिरा दिया जाता है। एसपी अशोक कुमार सिंह सहित पुलिस के तमाम अधिकारी बैंक पहुंचे हुए हैं, जहां पर इसकी पड़ताल की जा रही है। अप्रोक्स 50 से 60 लाख का ये जो है कैश प्लस गोल्ड से गया है और अर्ली इन द मॉर्निंग हुआ है। 9:45 के करीब में मैं ब्रांच इन किया, वो लोग पहले इन कर गए थे और जैसे जैसे हमारे स्टाफ आए वो उनको ये डिप्रीज करता गया और फिर कैश का बोर्ड रूम खुलवाया और फिर कैश लेके गए और बाकी सबको हम लोग को बाथरूम। अभी सर वही है कि वो लोग 4, 5, 6 की संख्या में थे और हम लोग एज ए कस्टमर बन के आए वो, और उन्होंने फॉर्म मांगा, आरटीजीएस वगैरह का फॉर्म मांगा और हमारे स्टाफ ने बताया कि अभी टाइम नहीं हुआ है, आप वेट करो, लेकिन वो फोर्सफुली घुस गए, गन उन्होंने दिखाया। 9 बजे बैंक ऑफ इंडिया में उनके स्वीपर सफाई कर्मी बैंक खोलकर अंदर चले गए थे। उसके बाद उनके दूसरे सफाई कर्मी गए, उनके साथ ही कुछ अपराधी इन कर गए और बारी बारी बैंक कर्मियों का इंतज़ार किए और 10 बजे तक वो लोग उनके लॉकर में रखे हुए 35 लाख रुपए लगभग लूट के और फरार हो गए हैं। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। सीसीटीवी तो बैंक में था, लेकिन उसका डीवीआर वगैरह निकाल के ले गए हैं। हम लोग आस पड़ोस के डीवीआर सीसीटीवी को हम लोग देख रहे हैं। तो कई स्तरों पर इस बड़ी लूट के बाद लापरवाही की बात सामने आ रही है। बैंक में सुरक्षा के लिए तैनात जो सुरक्षा कर्मी था वो 10 बजे के बाद पहुंचता है। 9 बजे की यह घटना बताई जा रही है। जैसे ही बैंक खुला उसके बाद ये अपराधी सफाई कर्मियों के साथ घुस जाते हैं, यानी यहां पर बैंक में आने जाने वालों को लेकर के भी कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती है, उनकी कोई निशानदेही नहीं होती है और यहां पर सफाई कर्मियों के वेश में ये अपराधी बैंक में पहले से प्रवेश करते हैं, जिसके बाद ये इंतजार करते हैं कि बैंक स्टाफ यहां पर पहुंचे और उसके बाद सुनियोजित तरीके से इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो चुके हैं। अब बैंक लूट के बाद, चूंकि अररिया एसपी आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर ही बैंक ये शाखा है जहां पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी ने क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आप भी देखिए। अररिया में अपराधियों का हौसला बुलंद है। अभी हम मौजूद हैं अररिया शहर के बस स्टैंड में और तस्वीर जो है बैंक ऑफ इंडिया की है। दिन दहाड़े यहाँ पर 4 से 5 की संख्या में अपराधी आते हैं बैंक ऑफ इंडिया में और करीब 50 लाख रुपए की लूट कर लेते हैं। जो ब्रांच मैनेजर हैं उनके अनुसार जो ज्वेलरी है उसकी भी लूट हुई है, तो जो लूटी गई रकम है उसकी गिनती जो है जारी है। और हम बता दें कि यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर जो है अररिया एसपी आवास है और अररिया एसपी आवास जो है 200 मीटर की दूरी पर है और अपराधियों का हौसला इतना अधिक है कि और लगातार लूट की घटना को जो है वो अंजाम देते हैं। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो गन है, जो सुरक्षा कर्मी का जो गन है उसको तोड़ दिया जाता है और जो बैंक के अधिकारी हैं उसको गन पॉइंट पर रखकर करीब 37 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देते हैं। ये बताइए कि क्या जानकारी हुई आपको? हमें तो ये जानकारी हुई कि ये समय से पहले सफाई कर्मी आए थे सफाई करने के लिए, उसी बीच ग्राहक बन करके कुछ लोग आए और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हमें तो अभी तक यही पता है। दिन के उजाले में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ प्रशासनिक तंत्र जो है आसपास है। इससे पहले भी एक घटना आपको गहना ज्वेलर्स में हो चुकी। हमारे साथ यहाँ पर एसएचओ भी हैं। सर एक मिनट सर। हेलो सर,
तो साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया नगर थाना प्रभारी हैं, वो जांच करने के लिए आए हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात की जा रही है, लेकिन कैमरा पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है अररिया में जिस तरीके से अररिया एसपी आवास जो है महज 200 मीटर की दूरी पर है, तो इतनी बड़ी जो बैंक लूट की घटना हुई है, तो स्थानीय लोग क्या मानते हैं ये बताइए कि दिन दहाड़े लूट ये अररिया के लिए एक बड़ी घटना है। शायद अररिया के इतिहास में जिला मुख्यालय में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। और ये हम तो कहेंगे कि बैंक की भी लापरवाही है, क्योंकि सुबह बगैर गार्ड के सफाई कर्मी आता है और शटर खोल के अंदर घुसता है, फिर उसके साथ ग्राहक बन के अपराधी घुसता है। तो एक बड़ी लापरवाही भी इसको माना जा सकता है। आइंदा ऐसा न हो, पुलिस प्रशासन को इसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया शहर में जो बैंक ऑफ इंडिया में लगातार जो ये दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया, तो साफ तौर पर लगता है कि अररिया जिला में पुलिस का इकबाल जो है वो समाप्त हो चुका है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पटना जेडीयू दफ्तर में चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। जी हां, जेडीयू दफ्तर में बड़ी बैठक चल रही थी, लेकिन अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। जेडीयू नेताओं की ये बड़ी बैठक जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, वो बैठक खत्म हो चुकी है। बंद कमरे में ये बैठक जरूर हुई, लेकिन बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा, अशोक चौधरी के साथ नीरज कुमार भी इस बैठक में मौजूद थे। और ये भी बताया जा रहा है कि संभव है कि इस बैठक में राज्यसभा उम्मीदवार कौन होंगे, उन उम्मीदवार के नाम पर सहमति और चर्चा को लेकर ये बड़ी बैठक हुई। लेकिन ये बड़ी बैठक में क्या फैसला लिया गया, किस तरह की चर्चा की गई, हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, बैठक की शुरुआत हुई और बैठक खत्म हो गई, बैठक खत्म होने के बाद क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की चर्चा हुई? देखिए, जाहिर सी बात है, अभी जदयू के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे कि नहीं। यदि वे नहीं जाते हैं तो उम्मीदवार कौन होगा, या राज्यसभा के लिए जदयू का उम्मीदवार कौन होगा, यह सवाल जदयू के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के आज भी चर्चा हुई। खासतौर पर जदयू कार्यालय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ कई नेता मौजूद रहे इस बैठक में, और तकरीबन आधे घंटे से भी अधिक इस बात पर चर्चा हुई। और जिस तरीके से कल आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई है, उसको लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर दोनों नेताओं में क्या बातचीत हुई, क्योंकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आरसीपी सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए जाएंगे या नहीं। कई चर्चाएं हो रही है, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह दोबारा अब राज्यसभा के उम्मीदवार नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन इन चीजों पर जो पार्टी की ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है। अभी जो ललन सिंह बैठकों की हम बात कर लें या फिर किसी तरह के नाम का सामने न आ पाना अपने आप में एक सवाल को खड़ा करता है कि आरसीपी सिंह के नाम पर सहजता तो नहीं है, सहमति नहीं है, इस पर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा मुखर भी नहीं है, तभी इतने दौर की बैठक होती है, इतनी बातचीत की जाती है, फिर भी नाम सामने नहीं आ पाता है। देखिए, जदयू के कई उम्मीदवार राज्यसभा भेजे गए, लेकिन आज तक इस तरीके की कभी देखने को नहीं मिली। कभी भी राज्यसभा चुनाव के लिए इस तरीके से अचानक विधायकों की, मंत्रियों की बैठक नहीं बुलाई गई, और लगातार जो गहमा गहमी की स्थिति है, ललन सिंह हो, आरसीपी सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, जिस तरीके से मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, पार्टी ऑफिस में बैठकों का दौर चल रहा है, वैसी स्थिति पहले नहीं हुई। कहीं न कहीं इस बार कोई बड़ा निर्णय जदयू जरूर लेने जा रही है। और जिस तरीके से सभी विधायकों ने और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए अधिकृत कर दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकृत है, लेकिन बैठक ललन सिंह करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बैठक करते हैं, अशोक चौधरी बैठक करते हैं। सवाल तो यही है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकृत हैं, फैसला उन्हीं की तरफ से लिया जाना है। कल ललन सिंह और आरसीपी सिंह को लेकर के इतनी देर, तकरीबन 45 मिनट, 1 घंटे के आसपास मुलाकात और बातचीत होती है। सब कुछ जल्द साफ हो जाएगा, नीतीश कुमार ये कहते हैं। फिर इस बैठक के मायने क्या निकाले जाए? बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जेडीयू में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जेडीयू ने अपने सर्वमान्य नेता सीएम नीतीश कुमार को इसके लिए अधिकृत कर दिया है।
लेकिन इस मसले पर वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। इस बीच आरसीपी सिंह दिल्ली भी चले जाते हैं, दिल्ली से वापस वो पटना लौटते हैं। पटना में बीती रात आप सभी ने देखा होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात होती है, लेकिन तब भी सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और सब देखिए, जेडीयू नेता और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह की जब बात होती है तो बीती रात से आरसीपी सिंह की जब सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात उनके आवाज पर हुई, तब से बिहार के सियासी गलियारे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से राज्यसभा के लिए आरसीपी सिंह का नाम पक्का हो गया है। आरजेडी तो खुलकर कहने लगा है कि बीजेपी के दबाव के आगे जेडीयू झुक चुका है और आरसीपी सिंह के नाम पर मुहर लगा दी गई है। हालांकि जेडीयू की तरफ से इस पर कुछ भी कोई बोलने को तैयार अभी नहीं है। जेडीयू सिर्फ इतना कह रहा है कि इसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और वही आखिरी फैसला लेंगे। बीच में बीजेपी जरूर है जो सिर्फ इतना कह रही है कि आरसीपी सिंह हो, ललन सिंह और नीतीश कुमार, यही वो तीन लोग हैं जिन्हें मिल बैठकर फैसला लेना है, नाम पर सहमति देनी है और नाम को आगे लाना है। सर राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? सर ये राज्यसभा में सस्पेंस अभी तक बना है। आराम से वो तो कह रहे हैं कि तो नीतीश कुमार की चुप्पी ही बता रही है कि इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, सहज नहीं है। सवाल उठता है कि राज्यसभा पर आखिर जेडीयू चुप क्यों है? उम्मीदवारों के ऐलान में आखिर इतनी देरी क्यों की जा रही है? राज्यसभा पर कब जेडीयू का यह सस्पेंस खत्म होगा, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। तो राज्यसभा उम्मीदवार पर जेडीयू में सस्पेंस बरकरार है और ऐसे में सियासी दल भी अपने अपने असर से लेकर कयास लगा रहे हैं। आदरणीय आरसीपी सिंह जी, आदरणीय ललन बाबू और जनता दल यूनाइटेड के और बड़े चेहरे, सब के नेता हैं आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और सब लोग मिल बैठ करके बिहार के जनता के हित में उचित फैसला लेंगे। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सोच समझ के उचित निर्णय लेंगे और समय पर सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। राज्यसभा चुनाव के मसले पर पूरी पार्टी, सभी विधायकों ने हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया है। हमारी पार्टी में ऐसे मसलों को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहता है। किसी भी मुलाकात के कोई अगर सियासी मायने निकालता है तो यह उनका मसला हो सकता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सही समय पर वो सही फैसला लेंगे। कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है और किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे, जो खबरें आ रही थी कि माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय आरसीपी सिंह जी जेडीयू से राज्यसभा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर से ये खबरें आई है कि आदरणीय आरसीपी सिंह जी के ऊपर जेडीयू ने मुहर लगा दी है, वही राज्यसभा जाएंगे। तो हो सकता है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में जेडीयू ने ये फैसला लिया हो। अब ये क्या मामला है, क्या नहीं मामला है, ये जेडीयू जाने। जेडीयू को जिसे भेजना है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसे भेजेंगे। तो भले ही जेडीयू के अंदर अभी भी सस्पेंस है कि कौन राज्यसभा जा रहा है, किसके नाम पर मोहर लग रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की अगर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आरजेडी की तरफ से शुरू हो चुकी है। इनके दोनों ही कैंडिडेट जो दो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन आज कर दिया है। मीसा भारती और फयाज अहमद, ये वो दो नाम जिन्होंने आज नामांकन किया और इनके नामांकन के दौरान पूरा का पूरा लालू परिवार यहां मौजूद था। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लालू परिवार मीसा भारती और फयाज अहमद के नामांकन के दौरान यहां पर मौजूद थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव आपको नजर आ रहे होंगे, तेजस्वी यादव की मौजूदगी है, तेज प्रताप यादव यहां नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच आज मीसा भारती और फयाज अहमद ने नामांकन भरा।
तमाम लोग यहाँ पर। सर, आज आपका नामांकन हुआ जी, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? ये देखिए, खुशी की बात नहीं है, खुशी तो है ही, लेकिन एक बड़ा बोझ पार्टी और आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी ने हमारे कंधे पर दिया है, जिसको हम ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ निर्वहन करने का काम करेंगे। देखिए, आज आपके नामांकन में लालू प्रसाद यादव, तमाम लोग, पूरा परिवार पहुंचा, क्या कहें? हम उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आदरणीय लालू जी का बीमार रहने के बावजूद हम लोगों को आशीर्वाद देने आए, मार्गदर्शित देने आए यहाँ तक, ये हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम होगा। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, हम 10 साल एमएलए रहे और उससे पहले भी एमएलए रहने के बाद भी, नहीं रहने के बाद भी हम गांव ग्राम से जुड़े हुए रहे। हम हर समस्या को गांव की, ग्राम की, गरीब की, गुरबा की हम जानते हैं। हम उसको निष्ठापूर्वक निदान करने का काम करेंगे। मानते हैं कि जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव ने आपको टिकट दिया, अल्पसंख्यकों के लिए उनका प्यार एकदम बिल्कुल अलग से रहा है। एकदम प्यार रहा है अल्पसंख्यकों का। तो ये फैयाज अहमद है, उनका कहना है कि जिम्मेदारी जो है वो कंधों पर बढ़ गई है और आने वाले दिनों में जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव ने प्यार दिखाया है और पार्टी ने दिखाया है, उसे लेकर के अपने जिम्मेदारियों के तहत जमीन पर काम करेंगे। और हालांकि जिस ढंग से माई समीकरण में टिकट दिया गया है, इनका कहना है कि अल्पसंख्यकों के लिए लालू प्रसाद यादव का प्यार हमेशा से अलग रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। वहीं सिवान से आरजेडी नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा नहीं भेजे जाने से कार्यकर्ता नाराज हैं। कार्यकर्ताओं ने लालू राबड़ी मुर्दाबाद के नारे लगाए। शहर के एक होटल में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने आरजेडी का बायकॉट करने की बात कही। सबके विचारों को, सबकी आवाज को मैं सुनूंगी और उसके बाद मैं सभी को फिर से बुलाकर और सबके विचार से मेल खाता हुआ जो सबका विचार होगा वही मेरा विचार ले रहे हैं। हम लोग सारे लोग, पूरे बिहार के लोगों से हम लोग अपना मशवरा करेंगे और जब सब लोगों का एक आवाज होगी वही आवाज हमारी। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पटना पहुंचने के बाद उनके समर्थक लगातार 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर पहुंच रहे हैं और महुआ विधानसभा से आए हरे रंग में रंगे लालू प्रसाद के समर्थक काफी उत्साहित दिखे। नटवर यादव, इनके नाम से आप सभी बखूबी वाकिफ होंगे। नटवर यादव और उनके साथ आए सभी लोग हरे रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, नटवर अपने साथ एक भैंस लेकर पहुंचे और उसे भी हरे रंग से उन्होंने रंग दिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं और उसके बाद देखिए उनके जो समर्थक हैं अलग अलग तरीके से उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। महुआ से ये नटवर यादव हैं जो देखिए किस तरीके से हरे रंग में खुद भी रंगे हैं और इन्होंने भैंस को भी हरे रंग में रंग दिया है। और ये महुआ से चलकर लालू प्रसाद यादव से मिलने आए हैं, तो ये इनकी दीवानगी है, लालू यादव के फैन हैं और इसके पहले भी अलग अलग तरीके से वेशभूषा धारण करके ये लालू प्रसाद यादव तक पहुँचते रहे हैं और उनसे मिलते रहे हैं। आज कुछ अलग ही इन्होंने किया है, देखिए हरे रंग से रंगे हैं और साथ ही साथ जितने लोग हैं वो लोग भी हरे रंग से रंगे हैं। और देखिए आखिर इस तरीके से वेशभूषा बनाने की क्या जरूरत? आपको तो सर मालूम है कि A-Z की पार्टी है। हमारे साथ एक पंडित जी हैं, राकेश बिहारी पंडित हैं, एक कुम्हार पंडित हैं, ये पासवान हैं, वो धोबी हैं और सामने भूमिहार परिवार से हैं। A-Z की पार्टी है तो हम तो A-Z के लिए। लेकिन भैंस को भी आपने रंग दिया है और है एक जोकर है, कुम्हार पंडित जोकर है, का नाम है बौना। हमारे साथ सब जाति को, धर्म को रखते हैं। जैसे तेजस्वी और A-Z की पार्टी है और भैंसा ये ले रखे हैं कि लालू यादव बाघ थे और लालू जी के हम बाबा बोलते हैं, राबड़ी जी को दाई बोलते हैं, तेजस्वी जी को पिताजी बोलते हैं, तो दादा बाघ रखते हैं तो हम भैंसा लेके आए हैं, शेर है। रंग दिए हैं ऊपर से हरियर रंग, हमारा ललटेन कलर हरा है, हमारे पूर्वजों का रंग हरा है, तो लिए हरा कलर से चल रहे हैं। तो देखिए अनोखे वेशभूषा में लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं वो इस वक्त 10 सर्कुलर रोड पहुंच रहे हैं लालू यादव से मिलने। अभी ये महुआ से ये लोग आए हैं और ख़ास तौर पर लालू यादव से इन्हें मिलना है। इसके पहले भी जो नटवर यादव हैं वो अलग अलग वेशभूषा धारण कर यहाँ पहुँचते रहे हैं। ये दीवानगी है लालू प्रसाद यादव के प्रति उनके समर्थकों का। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है।